नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी, मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर। आज हमने सोचा क्यों ना सोमवार भी है, एक नई सीरीज शुरू की जाए और ये सीरीज हम कम से कम 5 दिन तो चलाएंगे और बाकी अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अगर रिस्पांस खराब रहा तो हम बहुत जल्दी इसको बंद भी कर देंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। सीरीज है हॉस्पिटल्स को लेकर। आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें दिखाया किस तरह से हॉस्पिटल्स में दो चार होना पड़ता है। बात बहुत पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो इसको दिखाता नहीं है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आज हैदर भाई से डिस्कस कर रहा था। नॉर्मली मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरे दूर के नाना हैं, जिनकी डेथ हो गई थी और अभी 2-3 दिन पहले डेथ हुई है। उनको मल्टीपल इश्यूज थे, 90 उनकी एज थी। वो जब हॉस्पिटल में थे वहां सिचुएशन ये बनी कि लास्ट के 4 दिन का जो बिल आया वो आया 5 लाख रुपए। और डॉक्टर से पूछा कि भाई कोई उम्मीद, तो उन्होंने कहा कि हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, डायलिसिस होना है। और डायलिसिस जो मुझे बताया गया काफी पेन्स टेकिंग, मतलब एक तरह से ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत दर्द होता है, ऐसा मुझे बताया गया। तो लास्ट में फैमिली ने ये डिसाइड किया उनकी कि इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं जहां पैसा भी कम लगे। और देखिए, उम्मीद तो यही होती है सबकी कि पेशेंट उनका बचे, लेकिन जब उनको एक परिस्थिति दिख रही है कि 90 साल की एज है और कोई उम्मीद, मतलब एक तरह से कहा जाए, हम कहते हैं ना कि एक बातें हमने बहुत सुनी है कि ये पेशेंट तो मर गया था, उनको वेंटिलेटर पर रखा हुआ था, कई दिन तक रखा हुआ था। ये बड़ी एक हम सुनते हैं और ये वो ऐसा प्रोफेशन है कि हम बहुत ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हमें डॉक्टर पर ही विश्वास करना पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस की जो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और देर रात 3-4 दिन पहले, जैसे मैंने बताया 2-3 दिन पहले उनकी रात में डेथ हो गई। तो क्या ऐसी सिचुएशन में, क्या आप लोगों के व्यूअर्स, हमने देखा किस तरह से कोरोना काल आया, बेड्स की कमी हो गई। दिल्ली की अगर बात करो तो मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, बल्कि दिल्ली नहीं पूरे देश भर में स्थिति पैदा हो गई। तो आज हम जो सीरीज चला रहे हैं वो यही चला रहे हैं कि क्या आपको हॉस्पिटल से 2-4 होना पड़ता है, क्या जिंदगी में आपके ऐसे, क्या बिना जुगाड़ के आपका जो हॉस्पिटल है वो आपको रख लेगा, किस तरह की मेडिकल इंश्योरेंसेज होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और यहीं से बात करेंगे हैदर भाई मेडिकल नेग्लिजेंस की भी, क्योंकि ये जो इशू है ये है मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ, कि जहां पर डॉक्टरों ने, आपको लगता है कि अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, फिर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है, अगर उसमें डॉक्टर की गलती पाई जाती है तो मुकदमा दर्ज होता है, तो क्रिमिनल कार्रवाई होती है। और कई बार तो अब तो सुप्रीम कोर्ट तक ये कह दिया है कि अगर किसी ने डॉक्टर के साथ बदतमीजी करी तो भैया आप झेलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो एक तरह से भगवान है जो आपके पेशेंट को बचा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हैदर भाई, आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, मैं चाहता हूं उससे शुरुआत करें, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जो आप अच्छी तरह समझा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपकी बात आपने जहां खत्म की वहां से शुरू करते हैं कि डॉक्टर भगवान है। क्या वाकई डॉक्टर भगवान है? देखिए, अगर मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर अच्छे हैं या बुरे हैं या भगवान है कि नहीं है, बात अगर हम कॉर्पोरेट जैसे हॉस्पिटलाइजेशन जो अब हो रहा है, जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं वो एक कॉर्पोरेट कल्चर के पूरे प्लान पे बन रहे हैं, उसके बेसिस पे बन रहे हैं। अब आप देखेंगे कि डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बेवजह रोकते भी हैं। जैसे आपके केस में हुआ कि अगर वो उनको ट्रीट नहीं कर पा रहे थे तो बेवजह रोकते हैं ताकि हॉस्पिटल का बिल बढ़ता रहे। अब आते हैं कि हॉस्पिटल इतने मतलब लुटेरे कैसे बन गए। इसकी ना दो वजह हैं, दो वजह जिसको सरकार ने इग्नोर किया और अब ये वजह इतनी बड़ी हो गई कि इससे टैकल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहली वजह कि लोगों ने इंश्योरेंस कराना शुरू किया। ठीक है, आपने 10,000 रुपए दिए, 15,000 रुपए दिए और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया। आप एक शहर में रहते हैं, 2 टियर और 3 टियर और जो शहर हैं वहां पे जो लोग रहते हैं वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं, या बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस करा लेते हैं। अब क्या होता है कि आप अगर बीमार पड़ेंगे, खुदा न खास्ता, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अगर बीमार पड़े, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे अभी 2-3 साल पहले डेंगू हुआ था। ठीक है, तो मैं बड़ा बेफिक्र था कि मेरे पास मेडिकल कार्ड है और मैं जाऊंगा वहाँ एडमिट हो जाऊंगा। मैंने उनको बोला कि मुझे एडमिट होना है, उन्होंने मुझे एडमिट करा लिया और शायद मैं 3 दिन रहा हूँगा डेंगू के इलाज के लिए, और 3 दिन में बिल आया 1.5 लाख रुपए। सिर्फ मच्छर ने काटा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ा, मैंने उठाया कार्ड, हमने कहा ये लीजिए, आप कार्ड लीजिए। अब मेरे पास ये कार्ड था, फर्स्ट कीजिए मेरे पास ये कार्ड नहीं होता, तब मैं कहता हूँ यार कि एक डेंगू के मच्छर के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए चार्ज किए गए। ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस कराना शुरू किया तो हॉस्पिटल को भी ये लगा कि जब इनको देना ही नहीं है,
और किसी कंपनी को देना है तो हम क्यों ना कंपनी को ज्यादा दाम उसको बताएं और ज्यादा दाम मेंशन करें और उससे ज्यादा पैसे वसूलें। यही वजह है कि नॉर्मल डायबिटीज के टेस्ट जो आप घर बैठे कर सकते हैं और अगर बाहर भी कराएंगे तो 10-20 रुपए 25 रुपए में हो जाते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल में 500-1000 रुपए में होते हैं। ठीक है, आपके सिर्फ जो डायबिटीज के टेस्ट हैं अगर वो 3-4 बार हो गए तो वही आपके 4-5 हजार रुपए उसके बिल बन जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जिसके पास अब मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है और वो चाहता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज न करा के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो अब उसके लिए हो जाती है मजबूरी। अब वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? जिस बीमारी का इलाज मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप मानिए तो 50-60 हजार में हो सकता है, उसी बीमारी का इलाज ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए में करते हैं। ठीक है, अब क्या है, सरकार का नेग्लिजेंस इसमें क्या है? सरकार ने स्कीम निकाली आयुष्मान योजना, जिसके तहत अब सारे लोगों का वो इंश्योरेंस होगा 5 लाख रुपए का। लेकिन कितने लोग वहां तक पहुंच पाते हैं? सरकारी दफ्तरों से कोई फाइल निकाल पाना ही एक अपने आप में जंग जीतने के बराबर है। तो ऐसे में उनका मेडिकल इंश्योरेंस हो जाना और उन्हें वो कार्ड मिल जाना और वो उसका इस्तेमाल कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है, पहली चीज। दूसरी ये कि फर्ज कीजिए कि अगर बन भी रहा है तो हम दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ पे हर आदमी कम से कम ग्रेजुएट होता है, ठीक है, और वो बहुत टेक्नो सेवी होता है, वो आसानी से चीजें कर लेता है। मैं आपको बताऊं, मैं रॉबर्ट्सगंज गया था, एक यूपी का एकदम आखिरी इलाका है जिसके बाद से वो बिहार भी शुरू होता है। तो वहां पे आपने कहावत सुनी होगी, ढाक के 3 पात। तो मैंने ये कहावत बहुत बार सुनी कि ढाक के 3 पात, लेकिन ये ढाक होता क्या है, ढाक के 3 पात कैसे होते हैं? तो मैं इतने इंटीरियर जंगल में पहुंच गया था कि वहां मुझे वो ढाक का पेड़ दिखाई दिया। एक्चुअली में वो 3 पात थे। मैंने ये कहानी ऐसे सुनाई क्योंकि उन पात पे जो उनके पत्ते थे उन पे कुछ आदिवासी लोग खाना खा रहे थे और वो ना उनके पैरों में चप्पल थी, ना तन पे कपड़े थे, और खाना भी ऐसा कि शायद आप देखें तो आपको आंसू आ जाए। अब वो लोग अगर बीमार पड़ेंगे, वो अपना इलाज कराने जाएंगे, तो क्या उनकी जिंदगी कोई अहमियत नहीं है? आप बहुत दूर चले गए, हम पास ही आ जाते हैं। राजधानी की बात कर लेना तो कई किलोमीटर दूर चले गए, जहां पर उम्मीद करना मतलब बेवकूफी करना, ये बेवकूफी होती है उम्मीद करना किसी भी सरकार से। हम आ जाते हैं दिल्ली में। क्या आपको लगता है दिल्ली में ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट है, कोई गरीब आदमी है उसका आसानी से ट्रीटमेंट होता है? मैं फर्ज कीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, आप अस्पताल में जाइए, आप भी व्यूअर्स जाते होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स या कोई भी बीमार पड़ता होगा, क्या जाते ही पहले तो आपका इजीली एडमिशन होता है? आधे टेस्ट हॉस्पिटल में होते ही नहीं है, जो होते हैं वो चार्जेबल होते हैं। कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको यहां से मिल ही नहीं सकते, कहेंगे जी आप पहले टेस्ट करा के आइए, क्योंकि उनके पास फैसिलिटी नहीं है। अगर उनके पास फैसिलिटी है तो कहेंगे जी जो है वो मशीन खराब है। कई बार होती है मशीन खराब, ऐसा नहीं होती। तो इससे क्या होता है, एक तो जो गरीब आदमी है वो वैसे ही दुखी होता है, क्यों? क्योंकि उसका पेशेंट उसके साथ में है। मैं ये बात बताता हूँ चलिए अपने बच्चे से। मेरे बच्चे को जब 6 महीने का था तो उसको हार्ट में होल था। मैं तमाम हॉस्पिटल्स में गया क्योंकि मेरे लिए बड़ा टेंशन की बात हो गई थी मेरे बेटे के ये बीमारी। मैं सरकारी में भी गया, मैं प्राइवेट में भी गया, मैं हर जगह मैंने जाके पहले एक सजेशन लिया, डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या कराना चाहिए, उनका ऑपरेट कराना चाहिए। फाइनली हमने ऑपरेट कराया और वो भी स्कॉट्स में जाकर। मेडिकल इंश्योरेंस थी तो कवरेज भी हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास फर्ज कीजिए ये सारी फैसिलिटी नहीं है तो क्या हाल होता है दिल्ली में। दिल्ली में या मैं हर जगह की बात करूं, बड़ी बड़ी सरकारें दावा करती है बिजली पानी, आज तक क्या मेडिकल एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिया? ये कह देना कि पॉपुलेशन ज्यादा है, ये कह देना कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाए, ये कह देना कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया क्योंकि सारे लोग एडमिट हो गए कोरोना के टाइम में, ये सब बेमानी है। सच्चाई ये है दोस्तों, जो आप लोग भी फेस करते होंगे, कि कोई भी टेस्ट या कोई भी इलाज आज की डेट में फ्री नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप हॉस्पिटल जाएंगे सब कुछ फ्री करा के आ जाएंगे, इम्पॉसिबल। पहले तो कई सारे टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे जो वहां नहीं होते, जो आपको बाहर से प्राइवेट से कराने पड़ेंगे। आपने मेडिकल इंश्योरेंस की बात बोली, वो तो इन्होंने बिल्कुल सही बोली कि अब तो 5 स्टार होटल बन गए हैं, होटल हॉस्पिटल्स, और वहां पर वही जा सकता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी इंश्योरेंस है। एक टाइम के बाद खुदा ना खास्ता साल में आपको 2 बार इंश्योरेंस यूज करनी पड़ जाती है, तो खत्म पैसे। तीसरी बार अगर हो जाए तो फिर तो आपको पे ही करना है। कई ऐसी चीजें जो उसमें कवर नहीं होती, जैसे आपने बताया आपकी मदर को कैंसर हुआ, वो कैंसर का वो ट्रीटमेंट जो है उसमें कवर ही नहीं होता था। तो ये इतनी बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से आदमी कोलैप्स कर जाता है। या कई बार ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आदमी कहता है कि यार बहुत बुजुर्ग है, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, गलती से डॉक्टर ने कह दिया, क्योंकि हर डॉक्टर का अपना ओपिनियन है बॉस। कोई डॉक्टर कहता है ठीक हो जाएगा, कोई कहता है 2 दिन चलेगा, कोई कहता है 10 दिन चलेगा। अगर गलती से भी डॉक्टर ने कह दिया ना कि मुश्किल है, तो
क्या करता है उसका जो अटेंडेंट होता है, डिस्चार्ज करा लो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जहां बिल कम आ रहा हो। तो ये इतनी सारी चीजें होती है, और आप सोचिए ये उस समय होती है जब आप ऑलरेडी इतने ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। मैं आपको 2 ऐसे वाक़ये हाँ। बताता हूँ कि जो वाक़ये जब हुए तब ये बहुत बेचारगी का मोमेंट था, मतलब हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम बहुत उदास थे उस टाइम, लेकिन बाद में वो कॉमेडी का मोमेंट बन गया। मतलब आप समझिए इसको, कोरोना काल की बात थी और हम सब अपने अपने इंश्योरेंस के साथ थे, हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, हमारे एक रिलेटिव उनको कोरोना हो गया, अब उनको एडमिट कराना था और एडमिट होने के लिए कहीं अस्पताल में जगह नहीं थी। खैर चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ लगा के हम पहुंच गए एक हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ पे जो मेडिकल अटेंडेंट होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो बाहर निकला, बोला कि नहीं सर जगह तो बिल्कुल नहीं है, सारे बेड फुल हैं और आप चाहिए तो आप यहाँ पे कॉरिडोर में लिटा दीजिए उनको, और जब जगह खाली होगी तो हम कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग तैयार हो गए थे उस चीज़ के लिए भी। अचानक दूसरा अटेंडेंट दौड़ता हुआ आया कि अरे सर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अभी अभी एक आदमी मरा है। अच्छा, मरा है मतलब बहुत किस्मत अच्छी है। हाँ, मतलब उसने ऐसे ही सेम डायलॉग बताया, यानी कि बेड खाली हो गई। अब वो ऐसा मोमेंट था कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे कैसे रिएक्ट करें, और जिनको कोरोना था वो ये सुन के हक्का बक्का थे कि यार अभी भी मरा है, ऐसे बता रहा है जैसे बहुत अच्छी बात है ये। उनको डर लगा यार मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो खैर किसी तरह मतलब हम लोगों ने उस टाइम जद्दोजहद की और उनको एडमिट कराया, वो ठीक हुए, वापस भी आ गए। अब वो हमारे लिए कॉमेडी का मोमेंट है कि जब हम लोग बात करते हैं कि अरे वो अभी भी मरा है एक आदमी, आपके लिए जगह खाली हो गई। ऐसे ही क्या होता है जब हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये तो प्राइवेट की बात है, सरकारी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं। हमारा शहर लखनऊ से बहुत कम दूरी पे है, और वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग अक्सर बीमार होने के बाद जाते हैं, कोई इमरजेंसी होती है उसमें जाते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की अपनी ज़िंदगी में, मेरी जितनी भी उम्र है और जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, तो जैसे ही हमारा कोई जानने वाला या कोई दोस्त किसी इमरजेंसी में उस हॉस्पिटल के पास जाता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है आप जानते हैं? उनका ये कहना है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया आप लखनऊ लेके जाइए। हाँ, तो भाई आपने हॉस्पिटल खोला ही क्यों? अगर आप वहां पे इलाज नहीं कर सकते हैं तो हॉस्पिटल खोल के किसको दिखा रहे हैं? वो कमा रहे दिखा नहीं रहे। नहीं, उनका तो एजेंडा सरकारी हॉस्पिटल है, वही ना, सरकारी हॉस्पिटल और तो वो फैसिलिटी के आप नाम किसको पर। दिखा रहे हैं? अब फर्ज कीजिए मेरे पास तो गाड़ी करने के कन्वेंस के पैसे थे और हम लेके चले गए हॉस्पिटल। सही बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो खुद पैदल लेके आए होते हैं, बहुत से लोग साइकिल पे लेके आते हैं, बहुत से रिक्शे पे लेके आते हैं। वो उन रिक्शे और साइकिलों से लखनऊ तो नहीं जा पाएंगे ना। तो हम जब तक ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि हर छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे कस्बे में अगर हम हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, ठीक है, और उनको हम इक्विप नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे सारे इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी होने पे वहाँ पे एक आदमी जा सके। और अगर वहाँ पे आप रेफर कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको किसी आपकी बात मान ली, एडमिट कराइए। इसके लिए क्या चाहिए होगा? सरकार की दृढ़ निश्चय अगर सरकार करती है, प्लस इसके साथ साथ फंड चाहिए। फंड कहाँ से आएगा? फंड, बिल्कुल सही बात की। अगर कई हजार करोड़ रुपए लेके हमारे जो बिजनेसमैन है वो भाग सकते हैं देश से, तो उन 1000 करोड़ का इस्तेमाल हम अस्पतालों में और शिक्षा में कर भी सकते हैं। वो तो तब करेंगे जब वो पकड़े जाएंगे। आपको पता है सरकारें कितना माफ करती हैं इन बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, जितना पैसा माफ किया जाता है ना। चलिए मैं आपको बेसिक चीज ही बताता हूँ, ये तो बहुत आपने वो बात करी कि जो पकड़ा जाएगा माल्या तब पैसा आएगा तब बटेगा, यानी ऐसे बहुत सारे माल्या ऑलरेडी हैं, नीरव मोदी टाइप बहुत लोग हैं। बिजली और पानी सरकार फ्री कर देती है। दोस्तों मैं यकीन मानिएगा, एक आम आदमी को बिजली पानी नहीं चाहिए, उससे वो मरेगा नहीं। पानी से बेशक कुछ समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन बिजली अगर नहीं होगी तो कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। मैं ये इसलिए कठोर बात बोल रहा हूं। अब आप इसको पता क्या कहेंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं, बिजली नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए बिजली? तो मैं इसलिए कठोर बात कह रहा हूं क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मेडिकल का। अगर कोई बंदा बीमार पड़ता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, अब आप कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम बिजली जाने से उसको गर्मी लग गई, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया गर्मियों में, वो मर गया, एग्री विद द पॉइंट। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। आप यकीन मानिए गरीब आदमी की दशा, हमने कई सारी तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पर उस समय जो कोरोना था कि कई लोग लाश कैसे लेकर जाते थे, मतलब अपनों को बहुत सुदूर गांव के कंधे पर लगाकर। तो ये तस्वीरें डराती हैं, और ये मैं बहुत तो दूर की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ या आसपास की बात कर रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद। अकेले दिल्ली में जो शमशान घाट थे उनकी क्या हालत होगी सबको पता है। क्या दिल्ली छोड़िए, मैं तो फरीदाबाद, गुड़गांव यहीं की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका जुगाड़ नहीं है,
अगर हॉस्पिटल इक्विप नहीं है, अगर डॉक्टर अच्छे नहीं है, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो आपके पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ सारे पांचों पॉइंट? क्योंकि क्या होता है, फर्ज कीजिए डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन वहां फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए फैसिलिटी बहुत है लेकिन डॉक्टर को बीमारी समझ नहीं आ रही। या फर्ज कीजिए कि पेशेंट की ऐसी उस समय दशा ही ऐसी हो गई है कि उस पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है, तो ये एक और प्रॉब्लम है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत बेसिक इशू नहीं है। ये ऐसा नहीं कोई हम कोई नई डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी डिस्कशन जो एकदम कोई बदल देगी, लेकिन ये सच्चाई है। इस यहाँ नहीं बदल देगी, मैंने आपको मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सोचिए कितनी बेसिक प्रायोरिटी। फॉरेन कंट्री में तो ये मेडिकल उनको टेंशन ही नहीं होती है क्योंकि सरकार सब कुछ अरेंज कर देती है। मैं नहीं कह रहा हमारी सरकारें नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है इस फैक्टर पर, इस सेक्टर पर। ये बहुत क्लियर कट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो सीरीज शुरू की है वो हम किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट करने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं। टारगेट करने के लिए नहीं की। हमने ये सीरीज शुरू की है मेडिकल नेग्लिजेंस के जो मामले हैं उनको सामने लाने के लिए। तो दर्शकों, ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है अभी, ये एक हमारी प्रस्तावना, इसको समझ लीजिए। आप हमें अपने अपने एक्सपीरियंस बताइए, हम उन एक्सपीरियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देंगे, हम उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं एक चीज सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस काबिल हैं कि वो मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, वो सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस कराएं। जो इस काबिल नहीं है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ लें। और अगर आप किसी को जानते हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित है, उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आप उसकी मदद भी बहुत करिए, अच्छी बात बोली ताकि वो मेडिकल इंश्योरेंस के तहत आ सके। और खुदा न खास्ता उन्हें कभी इसकी जरूरत पड़ती है तो वो, देखिए खुदा ना खास्ता तो हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली सच्चाई है कि ये परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसमें खुदा की तो कोई गलती नहीं होती, गलती हमारी भी नहीं होती, लेकिन ऐसी सर्कमस्टांस पैदा हो जाते हैं कि हम उस स्टेज पर आ जाते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है। पहली बात। दूसरी बात, कई बार आपने सुना होगा पेशेंट खुद ही इतना परेशान हो जाता है कि वो आखिरी में हार मान जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि चलिए छोड़िए, जैसे आपके केस में आपने मुझे बताई बात कि आपकी मदर को जब कैंसर हुआ तो उन्होंने आखिर में क्या बोल रही थी कि भाई मैं ये ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये इतनी, मतलब मैं क्या बोलूं कि एक ऐसी सच्चाई है जो आप जानते हैं, आपको पता है कि उसके रिpercussion क्या होंगे, उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक कड़वा खून का घूंट पी रहे हैं कि मेरी माँ ठीक हो जाए, इस उम्मीद से कि उनको ट्रीटमेंट भी दिलाएं, सब चीजें करें। लेकिन मैं दोस्तों आपको यकीन मानिए, ये ऐसा सेगमेंट है, ये ऐसा सेक्टर है, सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हम लोगों को भी, जैसे हैदर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर जिनका इंश्योरेंस नहीं, प्लीज कराइए, सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिए। जो थोड़ा बहुत सिचुएशन ठीक हो सकती है उसको प्लीज ठीक कीजिए। कम से कम ये तो हो कि आप 5 लाख 10 लाख की ऐसी इंश्योरेंस हो आपके पास कि थोड़ा बहुत तो फायदा हो आपको। आप फर्ज कीजिएगा, मेरे मदर फादर तो 2 महीने के अंदर अंदर उन दोनों को हार्ट का इशू हुआ था और दोनों में इंश्योरेंस काम आई थी और ऑलरेडी मेरी इंश्योरेंस एक्सपायर कर गई थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले की बात। तो आप सोचिए कि ये जब परिस्थिति आ जाती है उस समय आप क्या करेंगे। और फिर हम ये सीरीज तो हम लंबी करने वाले हैं, आज मुझे लगता है इतना ही काफी है। और हम आपको फिर इसके, और आप ही अपने सजेशंस भेजिए क्या क्या हुआ, किस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंस आपके साथ हुई और किस तरह से डॉक्टर का ट्रीटमेंट रहता है। हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं। मैं इस प्रोफेशन को बदनाम नहीं करने जा रहा, मैं पहले आपको बता दूं, डॉक्टर्स बहुत कुछ करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं कि हम उनको भगवान ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक बारी में इतने पेशेंट्स को ठीक करते हैं और इतनी डेडिकेटेड हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स की वजह से या कुछ मेडिकल कंपनीज की वजह से या कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वजह से ये नेक्सस ऐसा भयानक है जिसकी वजह से लोगों का नुकसान भी होता है। तो इस पर हम जारी रहेंगे सीरीज। फिलहाल के लिए शुक्रिया। थैंक यू।